लॉ लिखना नहीं है जी। आपके लिखे हुए जो हैं उनकी हम डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर में। व्हाट इज लॉ? कन्वर्सेशन बंद करिए भाई साहब। अ सेट ऑफ रूल्स formed and imposed by state a set of rules formed and imposed by state to facilitate existence of unchaotic societies. Let's understand, guys. When you talk about law, you're talking about set of rules. रूल्स किस चीज के भाई? कि ह्यूमन बीइंग्स को कैसे बिहेव करना चाहिए, सोसाइटीज का कंडक्ट कैसा होना चाहिए। तो सेट ऑफ रूल्स हैं वो किस चीज के बारे में है कि ह्यूमन बीइंग्स को एज इंडिविजुअल्स, एज ग्रुप्स, एज सोसाइटी कैसे बिहेव करना चाहिए। रूल्स बनाए किसने? स्टेट। अब आप वर्ड स्टेट यूज कर लें तो दिमाग पे घंटी बजती है, वेस्ट बंगाल इज अ स्टेट, आंध्र प्रदेश इज अ स्टेट। नहीं 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 नहीं, स्टेट मीन्स एनी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। पुराने जमाने में जब हम स्टेट की बात करते थे तो हम राजा की बात कर रहे होते थे। आज जब हम स्टेट की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। जैसे इंडिया में जब आप बोलेंगे स्टेट, उसका मतलब क्या? उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ गई, स्टेट गवर्नमेंट भी आ गई, लोकल गवर्नमेंट भी आ गई और दूसरी जुडिशियल बॉडीज भी आ गई। स्टेट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। यार हमें आपको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कोई वर्ड स्टेट बोल देना तो हम तो ये बोलेंगे राज्य की बात हो रही है। तमिलनाडु इज अ स्टेट, वेस्ट बंगाल इज अ स्टेट, कर्नाटका इज अ स्टेट। लॉ में स्टेट का मतलब ऐसा नहीं है। लॉ में स्टेट का मतलब एनी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। इन इंडिया जब आप इंडियन कंटेक्स्ट में वर्ड स्टेट यूज करोगे, इन इंडिया वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट गवर्नमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट local government, and we are talking about other bodies जो गवर्नेंस का काम करती हैं। पीछे राजा होता था ना, राजा, किंग, और उसके साथ में उसके क्या होती थी? प्रजा होती थी, सब्जेक्ट होते थे। सब्जेक्ट्स मतलब राजा, प्रजा। आज क्या होता है जी? आज स्टेट होती है और उसके क्या जी? सब्जेक्ट्स होते हैं। तो स्टेट मतलब क्या? गवर्निंग बॉडीज इन अ कंट्री। तो स्टेट का मतलब गवर्निंग बॉडी। इंडिया में स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा, स्टेट गवर्नमेंट पूरा, लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट्स का एग्जांपल देंगे, म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन,
कैंटोनमेंट बोर्ड, सर ये सब लोकल गवर्नमेंट है। हाँ जी, पंचायत, जो अर्बन लोकल गवर्निंग बॉडीज हैं, अर्बन शहरों की, वो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, म्यूनिसिपल बोर्ड्स हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। जो रूरल एरिया की गवर्निंग बॉडी है वो जिला बोर्ड्स हैं, जिला बोर्ड, पंचायत हैं, जिला समिति। आपने सुना होगा, कभी गांव से कोई आया हो, ये हिंदी पिक्चरों में भी सुन लिया होगा यार, अमिताभ बच्चन की अभी पीछे मूवी आई थी पॉलिटिक्स पर कोई। जिला समिति, पंचायत, ये सब लोकल गवर्नमेंट का पार्ट है। As a student, why is it important for you to know this? Because we are concerned with set of rules जिसको बनाया भी स्टेट ने है और जिसको लागू मतलब इम्पोज भी स्टेट ही कर रही है। So what you have to understand is very importantly कि वो set of rules, please conversation बाद में, वो set of rules जो ह्यूमन बिहेवियर और कंडक्ट से रिलेटेड हैं, जिनको बनाया और इम्पोज किया है स्टेट ने। क्यों? ताकि पीसफुल एग्जिस्टेंस, भाई जरा समझिएगा, पीसफुल एग्जिस्टेंस बिकम्स पॉसिबल। गेट बंद करके आइए। In civilized world, देखिए मैं किसी पर्टिकुलर वर्ड पे कभी भी टाइम वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं, बट आपको समझना चाहिए कि किंग और सब्जेक्ट्स हटकर आज की डेट में स्टेट और सब्जेक्ट्स हैं। और आपको भाई उधर ये पता होना चाहिए कि अगर मैं लोकल गवर्निंग बॉडीज की बात करता हूं तो मैं क्लियर कट बात कर रहा हूं अर्बन लोकल गवर्निंग बॉडीज एंड रूरल गवर्निंग बॉडीज। आपको मालूम है कैलकाटा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रूल्स बनाती है। सर जैसे एग्जांपल दीजिए, ये एक बिल्डिंग बनाई दी, इन्होंने रूल बना दिया कि इसमें मिनिमम भाई 4 मीटर का डिस्टेंस छोड़कर ही नई बिल्डिंग बननी चाहिए। क्यों बनाया रूल? क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो लोग ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करने के चक्कर में इतने करीब बिल्डिंग बना देंगे कि जो ऑलरेडी बनी हुई बिल्डिंग है उसकी भी जो फाउंडेशन है वो वीक हो जाएगी, जो बनी हुई बिल्डिंग है उसके भी गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अभी ये रूल्स बनाए और इम्पोज किसने किया? कैलकाटा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो लोकल गवर्निंग बॉडी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड हैं। जब हम इनकम टैक्स करेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस करेंगे तो विल कम अक्रॉस टर्म कैंटोनमेंट बोर्ड। ये क्या है? अगर किसी सिटी को गवर्न करने के रूल, मैनेज करने के रूल्स एक मिलिट्री बॉडी बनाती है तो उसको कैंटोनमेंट बोर्ड बोलते हैं। आप कभी अंबाला की तरफ जाए ना, पंजाब की तरफ, एक अंबाला स्टेशन आएगा, एक अंबाला कैंट आएगा, एक पटना स्टेशन आता है, एक पटना कैंट आता है। वो जो पटना कैंट है या अंबाला कैंट है, दोज आर कैंटोनमेंट एरियाज। आप देखेंगे जो भी कैंटोनमेंट एरिया होता है उसमें बड़ी साफ सफाई, एकदम ऑर्गेनाइज, सड़के वड़के, वो एरिया थोड़ा अपने बाकी एरिया से डिफरेंट होता है। क्यों? मिलिट्री इज द गवर्निंग बॉडी देयर, वो लोग मैनेज करते हैं उसकी साफ सफाई और उसका लेआउट और प्लानिंग वगैरह, दे डिसाइड अप।
So cantonment board, जिला बोर्ड्स, पंचायत एक्सेट्रा, और भी बात होती है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. अगर ये रूल्स ना हो ह्यूमन बिहेवियर के, ह्यूमन कंडक्ट के, और उनको भाई बनाने वाली कोई गवर्निंग बॉडी ना हो, इम्पोज करने वाली गवर्निंग बॉडी ना हो, तो क्या हो जाएगा? सोसाइटी में डिसऑर्डर और केओस पैदा हो जाएगा. देयर वुड बी डिसऑर्डर एंड केओस इन सोसाइटी. जिसका जो मन में आएगा वो करेगा. भाई रास्ते में जा रहा था, ये इसकी घड़ी बहुत अच्छी लगी, मैंने छीन ली. इसको रोका, 2 थप्पड़ मारे और छीन ली. What have I committed? A crime. अगर ये कंप्लेन करते हैं तो I'll be arrested and put behind bars. जेल क्यों डालेंगे? Because it is expected कि मैं ऐसे दोबारा बिहेव नहीं करूं. ये तो जंगल राज हो गया ना, जिसके जो मन में आएगा करेगा. ये भाई साहब जा रहे थे अपनी बीवी के साथ, बड़ी सुंदर बीवी. ये बगल में भाई साहब को इनकी बीवी पसंद आई, उठा ली. Point is, what we need to understand is, we cannot allow existence of chaotic societies. We cannot allow disorder. We cannot allow uncivilized societies. तो ये जो rules हैं civilized societies की peaceful existence के लिए जरूरी हैं. But if your English is poor now, chaos, disorder, unruly behavior and confusion, जिसके जो मन में आएगा वो करेगा, वो हम नहीं चाहते. We want societies to have peaceful existence. ये लॉ का ऑब्जेक्टिव है. खत्म. लॉ की बहुत बकवास कर ली हमने, हम लोग और इंटरेस्टेड नहीं. आगे चलते हैं भाई. दूसरी बात, अच्छा यहीं पर समझ लें, ये टर्म हम बार बार यूज करेंगे, लेजिस्लेटिव बॉडीज. विल बी यूजिंग दिस टर्म again and again. Legislation, what is it? Rule or law is called legislation. If you want to be specific, rule framed by law-making bodies. अब लेजिस्लेटिव बॉडीज इंडिया में कौन कौन सी है, जरा समझिएगा भाई. इंडिया में जितने लॉज हैं उनका सोर्स इज कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान. कॉन्स्टिट्यूशन को पावर किसने दी भाई? पीपल ऑफ इंडिया. भाई बैच तो 2:30 के टाइम का था. कॉन्स्टिट्यूशन को जो स्ट्रेंथ है वो इंडियन सिटीजन्स ने दी, पीपल ऑफ इंडिया ने दी. जो लॉ मेकिंग बॉडी है, लॉ फॉर एंटायर कंट्री, जो पूरी कंट्री से कंसर्न्ड लॉज होते हैं ना, दे आर मेड इन पार्लियामेंट. पता है आप सबको पार्लियामेंट का मतलब क्या है? यूनियन लेजिस्लेचर.
पार्लियामेंट को ही बोलते हैं। पार्लियामेंट का मेन काम क्या है? पूरी कंट्री के लिए लॉज बनाना। तो सर यूनियन लेजिस्लेचर को सेंट्रल लेजिस्लेचर भी बोलते हैं। तो जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आप सेलेक्ट करते हो, जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो सब मिलकर लॉज बनाते हैं। और उन लोगों को वहां लॉ बनाने के लिए भेजा किसने? हम ही लोगों। सो अल्टीमेट पावर किसके हाथ में? हमारे हाथ में। इस पर्टिकुलर टर्म में हमने बीजेपी को भाई वहां पहुंचा दिया। मेजॉरिटी पीपल वांटेड दैट लॉ मेकिंग शुड बी डन बाय नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट, ताकि कंट्री का भाई उधर जो बिजनेस आउटलुक है वो इम्प्रूव करे, करप्शंस जो है जगह जगह वो रिड्यूस करे। तो हमने लॉ बनाने के लिए ये पर्टिकुलर मेंबर्स, इस पार्टी को हमने चूज किया। ये लॉ बनते हैं यहाँ पे, लॉ फॉर एंटायर कंट्री। और जो भी मैटर्स पर लॉ बनते हैं वो पूरी कंट्री से कंसर्न होते हैं। लॉ फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट, यहां पे स्टेट मतलब राज्य। वेस्ट बंगाल समझ लीजिए, आंध्र प्रदेश समझ लीजिए। वो बॉडी को क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। यूनियन लेजिस्लेचर पार्लियामेंट को बोलते हैं। ये भी लॉ मेकिंग बॉडी है। हाँ जी सर, इसमें क्या क्या होता है? एक तो विधानसभा और दूसरा क्या जी? विधान परिषद। जैसे राज्यसभा, लोकसभा पूरे कंट्री के लिए लॉज बनाती है, ये विधानसभा और विधान परिषद एक पूरी स्टेट के लिए लॉ बनाती है। भाई देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। भाई आपको पता होना चाहिए, इनकम टैक्स के लिए जो भी रूल्स बनते हैं वो पार्लियामेंट में बनते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम जो होती है ना, फार्मर्स की जो इनकम होती है, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। वो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी इच्छा होती है कि फार्मर्स से कुछ टैक्स लेना है, लैंड रेवेन्यू बोलते हैं उसको। फार्मर्स से कुछ टैक्स लेना है या नहीं लेना है, कितना परसेंट लेना है एग्रीकल्चरल इनकम पर, तो वो डिसाइड कौन करता है? वो जिस तरह दिल्ली में पार्लियामेंट है, हर एक स्टेट में विधानसभा विधान परिषद होती है। कहीं पे दो हाउसेज नहीं होते, विधानसभा और विधान परिषद दोनों नहीं होती, एक ही होता है। और वहां पे भाई उधर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट नहीं, क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबलीज। भाई सुनिएगा, यहां पर कौन लोग जाकर बैठते हैं? हु सिट्स हियर? एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और यहां पर कौन लोग बैठते हैं? एमएलएज। तो एमपीज जो हैं वो पूरी कंट्री के लिए लॉ बना रहे होते हैं राज्यसभा लोकसभा में बैठ के, और एमएलएज एक पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉज बना रहे होते हैं विधानसभा और विधान परिषद में बैठकर। कुछ समझ आया? हाँ, आर यू श्योर? अच्छा, तो ये लॉ मेकिंग मेन बॉडीज हैं। अब इसके अलावा अगर मैं आपको लिस्ट बताने बैठूं कि और कौन कौन लोग लॉ बनाता है, तो मैं अपना ट्रैक जो है वो एलएलबी की तरफ मोड़ दूंगा। अपने को एलएलबी तो करना नहीं है, हमारा तो सीए, कॉस्टिंग, सीएस को ध्यान में रखते हुए जितना चाहिए उतनी भाई समझिए अदर लॉ मेकिंग बॉडीज। सर नाम बता देते हैं, छोड़िए ना महाराज, क्या करें। सर जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो भी लॉज बना सकता है। कई ऐसी बॉडीज होती हैं जो गवर्नमेंट बॉडीज नहीं है, सेमी गवर्नमेंट है, थोड़ी गवर्नमेंट है थोड़ी प्राइवेट है, वो भी लॉज बनाती है। सर एग्जांपल दीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो गवर्नमेंट बॉडी? अरे नहीं चचा,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का बैंकर जरूर है भाई, गवर्नमेंट का बैंक है वो। गवर्नमेंट का बैंक का मतलब गवर्नमेंट्स को अपने फंड्स वगैरह रखने होते हैं तो कहाँ रखती है भाई? आरबीआई के पास। गवर्नमेंट को लोन्स की जरूरत पड़ती है तो कहाँ से लेती है? आरबीआई से लेती है। गवर्नमेंट की बैंकिंग का काम करता है रिजर्व बैंक, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी, इट्स अ सेमी गवर्नमेंट बॉडी। सर वो भी लॉस बनाती है? हाँ हाँ, वो भी बनाती है। तो सर यहाँ पे हम लोग अभी एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे चलेंगे, क्योंकि ये जो मैं कर रहा हूँ जितना बहुत स्पेसिफिकली एकदम स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन है, दाएं बाएं एंटी पैंटी कुछ नहीं भाई, है उल्टी सीधी कोई बकवास नहीं करनी है। आगे चलते हैं। लॉ मेकिंग बॉडीज। अच्छा सर, गवर्नमेंट की गवर्नेंस से रिलेटेड 3 बातें समझ में आनी चाहिए। गवर्नेंस के 3 मेजर फंक्शन होते हैं। लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड जुडिशियल फंक्शन। कोई अगर बचपन में सिविक्स पढ़कर आए ना, तो उसको लगेगा कि आज तो सर भाई उधर संडे बुलाकर हम लोग को सिविक्स पढ़ा रहे हैं। आपको भाई उधर एहसास होना चाहिए कि हम लॉ में जो आज बेस बिल्डिंग चालू कर रहे हैं वो हमारे कंसेप्ट को बहुत क्लैरिटी देगा। आप क्लियरली सोच पाएंगे। अब जैसे आप में से कईयों को पता ही नहीं कि इनकम टैक्स के जितने भी रूल्स होते हैं सारे के सारे भाई उधर पार्लियामेंट में डिसाइड होते हैं। क्यों? यूनियन मैटर है, इंपॉर्टेंट मैटर है पूरी कंट्री के लिए। अब जैसे अभी ये जो बजट आपने पीछे सुना भाई, 10, 12, 15 दिन पहले जो बजट की अनाउंसमेंट सुनी, वो आने वाले साल में गवर्नमेंट कितना % टैक्स चार्ज करेगी, इनकम टैक्स कितना लगेगा वगैरह वगैरह, उसके रूल्स भाई उधर पार्लियामेंट में तय किए गए, डिसाइड किए गए। क्या आपको पता है बजट का मतलब क्या होता है? बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ क्वांटिटीज। देखिए, गवर्नमेंट ने एक अंदाजा लगाया कि हम लोग पैसे आने वाले साल में इकट्ठे यहां से करेंगे। बीजेपी गवर्नमेंट जो चलेगी, आने वाले साल में पैसे कहां से आएंगे? बोला डायरेक्ट टैक्सेस से इतने पैसे हम एक्सपेक्ट करने का, कलेक्ट करने का एक्सपेक्टेशन है। इनडायरेक्ट टैक्सेस से इतना, गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रीज चल रही है उनसे इतने प्रॉफिट्स वगैरह वगैरह, ये हमारे रेवेन्यू और ये हमारे खर्चे। गवर्नमेंट ने पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर जो आने वाले साल में होने वाले हैं उसका भाई एक एस्टिमेट निकाला। अब उस एस्टिमेट में अगर एक्सपेंडिचर मान लीजिए, ऐसे ही बोलो, 3.5 लाख करोड़ रुपए का है और रेवेन्यू जो है 3,10 करोड़ रुपए का है, 310 लाख करोड़ रुपए का, तो बोलते हैं बजट में डेफिसिट है। तो उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट फिर प्रोग्राम बनाती है कि भाई और टैक्सेस लगाएंगे या और किस तरीके से इसको पूरा करेंगे या कहीं से लोन मांगेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। बजट डेफिसिट्स। तो नॉर्मली रियल लाइफ में क्या होता है? डेफिसिट्स ही होते हैं, सरप्लस कभी होता ही नहीं है। भाई गवर्नमेंट ने देखा, अरे यार ये तो हमारी रेवेन्यू बहुत कम आएगा, क्या करना है? बोला वो जो हम लोग खर्चा कर रहे थे ना, बोला क्या खर्चा? बोला 25,000 रुपया हम लोग पेट्रोल पे सब्सिडी दे रहे थे। पेट्रोल पे सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट खरीदती थी 100 रुपए में और आपको कितने में देती थी? 70 रुपए में। 30 रुपए गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से खर्च करती थी, आपको तेल सस्ता मिले इसके लिए। बोला वो कैंसिल कर। बोला नहीं, वो खर्चा नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे तो डेफिसिट कम हो जाएगा। अभी इस पर्टिकुलर भाई उधर बजट में यही दिख रहा है।
आपको कई चीज़ों के भाव बढ़े हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑनेस्टली बोला भाई उधर इससे तो हमारी भाई हालत बुरी हो जाएगी, हम वो आप सब्सिडी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, अब आपको पेट्रोल और ये महंगा मिलेगा। आप समझ रहे हैं? तो उन्होंने ऑनेस्टली बोल दिया। कांग्रेस उसको छुपाकर शुरुआत में बोल देती थी, ए भाई नहीं नहीं नहीं, हम लोग भाई उधर कम रेट पे प्रोवाइड करेगा। 2-3 महीने बीत जाने के बाद जो पब्लिक मेमोरी होती है वो बड़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है भाई। वो सिंघानिया था ना, वो गंजा, कौन सी मूवी थी यार वो, आमिर खान वाली, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली। हाँ, वो वैसी है पब्लिक की मेमोरी। बजट बड़ा अच्छा बना देते थे, बाद में दनादन प्राइस बढ़ाते जाते थे। इन्होंने ऑनेस्टली बोल दिया भाई हम तो पहले ही बढ़ा दी, मतलब क्लियर कटर है, बाद में आपको झूठ क्यों बोलेंगे, ये बढ़ना ही है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? खैर, आई एम नॉट देयर टू डिस्कस बजट, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट के गवर्नेंस के 3 टोटल एक्शन एरियाज होते हैं। लॉज बनाना, हमने देख लिया, लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब इम्पोजिंग लॉ। देखिए हमने शुरुआत में क्या लिखा, ये देखिए, बनाए, बनाए मतलब लेजिस्लेटिव फंक्शन की बात होती, लागू किए एग्जीक्यूट करने की बात होती, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इम्पोजिंग रूल्स। सर इसमें वो पुलिस स्टेशन वगैरह सब आ गए ना, वो लोग, ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन है गवर्नमेंट का। बिल्कुल बिल्कुल सर, एग्जीक्यूटिव फंक्शन में और क्या रे, गवर्नमेंट भाई डैम्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, कंट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, ये सब भाई एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में आगे जो काम उन्होंने करने। एंड फिर फाइनली क्या, ये भाई हमारा एरिया आ गया जुडिशियल फंक्शन। इसमें भाई उधर लॉ जो है वो प्रिजर्व किया गया, लोगों को जस्टिस मिला है, किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है, वो सब काम होगा। इसमें वो कोर्ट्स वगैरह वगैरह जो हैं वो सारे के सारे आ गए, जो लॉ को भाई उधर इंश्योर करते हैं कि प्रॉपरली जो है लोग एक जस्टिफाइड मैनर में अपने लीगल राइट्स एंजॉय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। कोर्ट्स वगैरह सब ये इस एरिया में आ जाते हैं, इस सेक्शन में आ जाते हैं। तो गवर्नेंस में 3 मेन काम होते हैं, मेकिंग ऑफ लॉ, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, एंड देन मेंटेनिंग, प्रिजर्विंग एंड इंश्योरिंग दैट किसी के साथ अन्याय ना हो। दैट इज द जुडिशियल फंक्शन। एंड ज़्यादा बात अब इसमें और नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा है, दूसरी चीज अब पिकअप करें, नंबर 2, सोर्सेज ऑफ लॉ। लॉ इमर्ज कैसे करता है? भाई साहब आप हैं हमारे साथ? लॉ के बहुत सारे सोर्सेज हैं। कुछ सोर्सेस का इंपॉर्टेंस पास्ट में बहुत ज़्यादा था, अभी कम हो गया है। कुछ का अभी भी भाई उधर अच्छा खासा ही है। लॉ का फर्स्ट सोर्स इज स्टैट्यूट्स। पढ़ा होगा आपने, स्टैट्यूटरी वार्निंग सिगरेट के डब्बों पर, बियर की बॉटल्स पर और टोबैको प्रोडक्ट्स पर, स्टैट्यूटरी वार्निंग। What is statute? Laws made by legislative bodies. कंट्री में जो भी लॉ मेकिंग बॉडीज हैं, उन्होंने जो लॉ बनाए हैं, पार्लियामेंट ने या भाई उधर स्टेट लेजिस्लेचर में जो लॉज बने हैं, या और कोई गवर्निंग बॉडी है, सर प्रेसिडेंट लॉ बना सकते हैं। हाँ, पार्लियामेंट भाई सेशन में नहीं है, फेल हो गया पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, वो बनाएगा लॉ। सर गवर्नर बना सकता है, गवर्नर। हाँ जी, लेजिस्लेटिव असेंबली के 12 बज गए, क्योस है, कौन सी पार्टी पावर में, कौन सी नहीं, कुछ नहीं, कंफ्यूजन।
गवर्नर भाई उधर लॉ बनाएगा स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लॉस बना देता है। सर आर यू जोकिंग? अरे नहीं भाई, आप छोटे गांव देहात टाउन सब टाउन्स में चले जाएं, वहां पे लॉ बना दिया, देखा यार रात को डकैती बहुत हो रही है, लॉ बना दिया सारी दुकानें 6:30 बजे बंद। यूपी में लॉ बना दिया एक एरिया के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो जितनी भी शॉप्स हैं वो 7 बजे के बाद कोई लाइट्स ऑन नहीं रखेंगे। आप शॉप खुली रखते हैं ठीक, नहीं तो 7 बजे तक सारी दुकानें बंद। अब ये रूल कहाँ है? एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर एरिया। किसने बनाया? वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो जो भी लॉ मेकिंग बॉडीज हैं, जिनको भी एम्पावर किया गया कि आप लॉज बना सकते हैं, वो भाई स्टैट्यूट। सर ये जो लॉ मेकिंग बॉडीज होती हैं, ये लॉज कैसे बनाते हैं? लॉज कैसे होते हैं? रिटन होते हैं या ओरल होते हैं? देखिए इंडिया में तो सारे लॉज रिटन लॉज हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें ओरल लॉज होते हैं, वी आर नॉट कंसर्न विद देम। बट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया मैं आपको भाई बताना चाहूंगा, ऑल स्टैट्यूट्स आर रिटन। सो अगर मैं कभी इंडिया में बोलूं स्टैट्यूट्स, तो सारे रिटन लॉज जो लेजिस्लेटिव बॉडी ने बनाए। ये सबसे द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स ऑफ लॉ है। यहीं से सबसे ज्यादा लॉ आते हैं और यहीं से कंफ्यूजन हटता है, क्लैरिटी आती है। स्टैट्यूट्स आर द बेस्ट source of law in India. Okay. Then we have precedents. Sir, precedent हो गया? नहीं नहीं जी. Precedence, you know, it comes from the word precede. Precede मतलब पहले, prior. दीदी आप है हमारे साथ? क्योंकि जो बच्चा लेट आता है ना, वो कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, भले थ्योरी क्यों ना हो, उसको लगता है पता नहीं क्या दाएं बाएं शाएं बातें हो रही हैं, आए बाएं बोले जा रहा है ये आदमी। भाई साहब आपके साथ भी ऐसा है, आप डिसओरिएंटेड है, आप लोगों को लग रहा है बाप रे बाप पता नहीं क्या मिस कर दिया। अरे कुछ नहीं किया मिस, जब जागे तभी सवेरा। ये तो चेहरों पर आपके कईयों के मातम छाया हुआ है, जैसे पता नहीं कोई ट्रेजर जो है, खजाना आपका लुट गया है। वो शक्लें जरा सा आप नॉर्मलाइज करिए, क्योंकि मुझे टेंशन हो जाता है, आपको समझ नहीं आए तो मुझे टेंशन हो जाता है कि यार ऐसी मैंने कौन सी बात कर दी, मैं तो बहुत सिंपल तरीके से प्रोसीड कर रहा हूँ। सर ये सब बातें नहीं बताएगा कोई, आप हमें क्यों बता रहे हैं? Couple of you would be legal experts without doing LLB. I know a couple of chartered accountants. I know a couple of CS, couple of cost accountants, जिनकी by working knowledge is better than LLBs. And if you ever want to, बोल रहे भाई साहब नहीं बोल रहे हैं, I know a couple of them. I'm not talking about LLBs में से 90% idiots हैं, तो और बोलिए 10% ही भाई सही लोग हैं। Chartered, cost accountants, company secretaries, they have more practical exposure, wisdom than, you know, like 90% of the LLBs. This you would observe when you get into corporate world. हाँ, 10% lawyers, top lawyers हैं, they are very good, they are excellent, तो 90% आपको खोते ही मिलेंगे। खोते मतलब गधे। वॉच आउट। प्रेसिडेंट्स क्या है भाई? प्रेसिडेंट्स आर डिसीजंस, फैसले, जिसको बोलते हैं हम लोग वर्डिक्ट। डिसीजंस
given in previous cases on the basis of which present similar cases are decided. मैं एक्सप्लेन करता हूं जी. यू हैव टू अंडरस्टैंड, आज जुलाई 2014 है. मैं कलकत्ता का कोलकाता एक छोटा कोर्ट, नाम क्या है मेरा जी? कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस. छोटे मोटे कॉजेस वाला कोर्ट. कलकत्ता में कोर्ट कौन सा है भाई? कलकत्ता के बारे में अगर आप जानते हैं, कलकत्ता का ये कोर्ट है बैंक्शल कोर्ट, जिसको आप बस वालों के मुंह से सुने तो सुनाई पड़ेगा भंसाल कोर्ट, बीबीडी बाग, भंसाल कोर्ट. भंसाल बोलते हैं हम लोग. बैंक शेल कोर्ट है. किधर है? जीपी है ना, जीपीओ, जनरल पोस्ट ऑफिस, उसके पीछे है. जनरल पोस्ट ऑफिस के पीछे, मतलब जीपीओ और गंगा जो हुगली नदी है उसके बीच में है जी बैंक्शल कोर्ट, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस. सर जानना जरूरी है. हाँ, कलकत्ता में रहेंगे तो कभी ना कभी काम पड़ेगा, कभी ना कभी पड़ सकता है. पड़ेगा मतलब ऊपर वाले से मना ही, कभी भी नहीं पड़ेगा. कोर्ट का, डॉक्टर का, ये सब चक्कर लाइफ में नहीं लगे. ऊपर वाले से यही भाई उधर मांगना चाहिए कि भैया डॉक्टरों से और वकीलों से दूर रखना. ओके, एनीवे, सो व्हाट डू वी हैव गाइस? ये जुलाई 2014 में मैं कोर्ट में बैठा हूं. मेरा नाम है साहब, मैं जज हूं, जस्टिस चौधरी. मेरे कोर्ट में केस आया. तो केस आया और देखिए दो पार्टीज लड़ रही हैं. आइए बता ही दें आपको. किसी भी केस में पहली पार्टी वो होती है जो कंप्लेन कर रही है, जो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है और बोल रही है जज साहब दुहाई, मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे न्याय चाहिए. वन हु कंप्लेन्स. कंप्लेन वर्ड से ही, ये कंप्लेन वर्ड से ही बना है, प्लेंटिफ. सो किसी भी केस में जो पहला नाम होता है वो हमेशा प्लेंटिफ का ही होता है, ऑलवेज. प्लेंटिफ को वो है जिसको शिकायत है, वन हु हैज ग्रीवेंस. इंग्लिश वीक है आपकी तो आपके लिए लिख देता हूं, शिकायत है भाई. तो उसको क्या बोलते हैं? एग्रीव्ड पार्टी बोला जाता है. जिसको ग्रीवेंस हो वो एग्रीव्ड पार्टी. तो पहली पार्टी को प्लेंटिफ या एग्रीव्ड पार्टी बोलते हैं. वन अगेंस्ट whom complaint is made and who is supposed to defend himself or herself, whatever, against the complaint. जिसको अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, डिफेंडेंट, ये टर्म यूज हो. तो सेकंड नाम हमेशा डिफेंडेंट का होता है, पहला नाम हमेशा उसका होता है जो कंप्लेन कर रहा है.
ही इज द वन, यार मैं ही लिख रहा हूं, माफ कर दीजिएगा, शी लिख सकते हैं। ही इज द वन हु responds when judge asks a question। तो ए ने जाके कंप्लेन कर दी बी के अगेंस्ट में, आप ए हैं मैं बी हूं। ए ने बोला जज साहब बी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। तो जज ने मुझको बुलाया, बुलाकर पूछा क्यों भाई पेरी बी, तेरे खिलाफ ऐसी ऐसी कंप्लेन है, बोल तेरे को इसके बारे में क्या बोलना है, बोल जवाब दे, रिस्पॉन्स चाहिए मुझको। इसीलिए भाई उधर जो जवाब देता है उसको भाई क्या नाम से बुलाते हैं, जरा नोटिस कर लीजिएगा, ये ANT है यहाँ पर, यहाँ पे ANT नहीं है, रेस्पोंडेंट। अभी कूल गाइस। सो क्या पार्टी होती है, कोई भी केस के नाम में कोई भी भाई उधर पहला नाम कंप्लेन करने वाले प्लेंटिफ या एग्रीड पार्टी का ही होता है, ध्यान रखिएगा। सर आप तो प्रेसिडेंट डिस्कस कर रहे थे, कर रहा हूं। सर आप जस्टिस चौधरी थे, बन रहा हूं, दोबारा बन रहा हूं, रुक जाइए। टर्म सीख रहे हैं ना, तो जितनी सीख सकते हैं सीख लें। समन, अ कॉल made by court or any other person occupying authority position to appear before it भाई मैं रास्ते से जा रहा था, मैं भेलपूरी खा रहा था, अचानक आई विटनेस्ड एन इवेंट। जब वो इवेंट हुआ सम क्राइम हैपेंड, पुलिस आई, देखा, मैंने बोला पुलिस को हाँ मैंने ऐसा ऐसा देखा, एज अ विटनेस उन्होंने मेरा नाम वगैरह सब नोट किया। मैं एक दिन घर में बैठा था कि देखा कोर्ट से एक आदमी जो है वो समन लेकर आ रहा है। मुझे बोला गया था, उसमें कॉल किया गया था कि भाई आइए कोर्ट ने आपको बुलाया है फलानी डेट को इतने बजे, और कोर्ट के सामने आके जो सच है बताइए। तो दैट वाज अ समन। तो हम तो लीगल सेंस में यूज करते हैं, नहीं तो बचपन में स्कूल में भी तो हम लोग ऐसे ही बात करते थे। ये मुझे बोलता है ओए बेरी, मेरा दोस्त है भाई, हम लोग स्कूल में है, ये 8 साल का भाई, मैं 9 साल का हूँ। बोला ओए बेरी बहुत बदमाशी कर रहा था ना, चल प्रिंसिपल हैज समन्ड यू, प्रिंसिपल हैज कॉल्ड यू। सो व्हेन अ पर्सन इन पोजीशन और इन अथॉरिटी कॉल्स यू अप, वो बोले भाई मेरे सामने आओ और जवाब दो या इंफॉर्मेशन दो, तो बोलते हैं वो समन है। वो समन का भाई उधर हम लोगों ने हिंदी में, हिंदी मूवीज में देखेंगे आप, बोला कोर्ट ने सम्मन जारी किया है, पुरानी मूवीज वगैरह अगर आप देखें। न्यू मूवीज में तो समन भी नहीं आपको सुनाई पड़ेगा। ये जो पुरानी हिंदी मूवीज होती थी ना, पुरानी, ये आपको लॉ की बहुत नॉलेज देती थी। अभी आजकल ऐसी बन नहीं रही। अभी आजकल जितनी भी बनती है उसमें सब उधर विदेशों में ही घूमते रहते हैं, या भाई उधर रशियन लड़कियों के साथ ही डांस करते रहते हैं, ऐसी मूवीज बन रही है। वो कोर्ट वाली मूवीज बनना बंद हो गया। एनीवे वापस आता थी, मैं जस्टिस चौधरी, जुलाई 2014 में मेरे कोर्ट में एक केस आया। तो 2 पार्टीज हैं, उनका आपस में झगड़ा है। What is litigation? Fighting a matter through court. Who's a litigant? The person who does this.
fights oblique tries to settle dispute through court. Litigant. And litigate is the action, the act of fighting some matter through court. चलिए, सो जस्टिस चौधरी के कोर्ट में एक मैटर आया. ये भाई साहब हैं, इनके वकील ने मुझे बोला, जज साहब सेम केस ऐसा पास्ट में हुआ. मैं बोला अच्छा बता तो कहाँ हुआ. ये देखिए, उसने मुझे याद दिलाया उस बंदे ने कि साल 2003 में कलकत्ता हाई कोर्ट में similar case had been decided. बहुत इंटरेस्टिंग बात है भाई. तो जब उसने मुझे वो केस की डिटेल बताई, रेफरेंस दिया केस का, बोला जज साहब 2003 में कलकत्ता हाई कोर्ट में ऐसा ऐसा केस डिसाइड हुआ. मैं बोला अच्छा क्या बता. तो मैंने देखा, अरे मैंने बोला एकदम सेम केस. तो इसमें जैसा फैसला दिया गया था उसी लाइन पर, उसी मैनर में मेरे को इस केस का फैसला सुनाना पड़ेगा. सर वो डिफरेंट हुआ तो ऑब्वियसली दूसरे का वकील बोलेगा नहीं जज साहब ये सेम केस नहीं है, ये इस तरह डिफरेंट है, ये इस तरह डिफरेंट है, इसको डिफरेंटली डिसाइड करिए. बट अगर मैं कन्विंस हो गया कि नहीं नहीं यार ये तो 2003 में ऐसा केस ऑलरेडी होल्ड कर लिया गया है और वो केस जो है एकदम प्रेजेंट केस सिमिलर है, उसके कोई खास डिफरेंस नहीं है, तो जैसा वर्डिक्ट इसमें दिया गया था ऐसा ही वर्डिक्ट मैं इसमें दे दूंगा. तो क्या एडवांटेज हुई प्रेसिडेंट की. प्रेसिडेंट अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो केसेस को फटाफट डिसाइड करने का स्कोप रहता है. सर उसमें तो अन्याय हो सकता है, नहीं होता है, बिकॉज अगर वो डिफरेंट होंगे केस तो दूसरे वाले का वकील चुप थोड़ी बैठे. सर दूसरे वाले का वकील बुद्धू है, बुद्धू. तो क्या जज की अपनी अकल नहीं है. सर जज भी इडियट है. तो भाई फिर किस्मत है, फिर इसमें आप हम क्या करेंगे. बट जनरली क्या होता है कि अगर आप केस रेफरेंस देते हैं ना तो सामने वाला वकील बोलता जज साहब मेरे को इस केस के बारे में पता नहीं, मैं भी स्टडी कर लूँ, मुझे कोर्ट को बोलिए जरा मुझे एक तारीख दे, 10 दिन 15 दिन 1 महीने के बाद की, ताकि मैं स्टडी करके बता सकूं ये केस सेम है कि नहीं. जज साहब सेम होगा तो वैसा ही फैसला दे देना, और अगर मैंने प्रूफ कर दिया जज साहब कि नहीं नहीं 2003 वाला केस अलग और ये केस अलग है, तो जज साहब फिर अलग तरीके से फैसला सुनाया जाएगा. ठीक है ना. जज बोलता हाँ तेरे को डेट दे दे. अब समझे मैंने क्या बोला. हाँ टेक्निकल मैटर है. एक बात बोलूं आपको, पहले 10-12 घंटे तक आपको लॉ में ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आपको बड़ा बोर कर रहा है 10-12 घंटे तक. उसके बाद जैसे ही स्टैट्यूट्स चालू होंगे ना, आप में से कई लोगों के नट बोल्ट खुल के नीचे गिरने लगेंगे, बिकॉज इट रिक्वायर्स थिंकिंग एज गुड एज जैसे मैथ्स और अकाउंट्स में लॉजिकल थिंकिंग लगता है, इसमें भी लगेगा भाई. और अगर आपको बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं आते होंगे आप गलत दिशा में ही सोचोगे, और लोग काफी मार्क्स लूज कर लेते हैं उसके कारण. सो मेक श्योर ये जो क्लासेस हैं इनको आप अगर कभी बीच में लगे भी ना कि यार मेरी तो आंखें भारी हो रही है, मैं तो मन कर रहा है कि 10 मिनट झपकी मार लूं, इसका मतलब कि आपको अपने आप को एक मेंटल थप्पड़ मारने की जरूरत है अलर्ट होने के लिए. चलेगा नहीं आपका एटीट्यूड, डेंजरस है. तो अब ये तो ठीक है, अब आपको जरा समझना चाहिए. ये देखिएगा, मैं कलकत्ते का छोटा कोर्ट, क्या जी, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, और हाई कोर्ट क्या जी, बड़ा कोर्ट.
अब हाई कोर्ट की भाई उधर बात, जो फैसला हाई कोर्ट में पास्ट में दिया गया वैसा ही फैसला इसमें दे देना चाहिए, ये तो ठीक है। बट मान लीजिए 2002 में एक केस डिसाइड हुआ था कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस में, हाँ जी, और आज जून 2014 में, डेट्स देखिएगा इंपॉर्टेंट है, कोलकाता हाई कोर्ट में एक सिमिलर केस आ गया, सिमिलर। तो भाई जरा देखिएगा, ये स्मॉल कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था, तो क्या वो ये बड़े कोर्ट के लिए प्रेसिडेंट बन सकता है? बड़ा अगर कुछ तय कर दिया पास्ट में तो आज छोटे को मानना पड़ेगा, बट अगर छोटे ने पास्ट में कुछ तय कर दिया तो वो भाई उधर बड़ा मानने के लिए बाध्य नहीं है। बड़ा कैन टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, बट आप ये बोले हैं नहीं ऐसा केस डिसाइडेड है, वो डिसाइडेड है भाई, वो छोटा कोर्ट था, अभी हम बड़ा कोर्ट। बड़ा कौन? मैं। समझदार कौन? मैं। डिसीजन अभी नए तरीके से कौन लूंगा? मैं। तू छोटू है, तू छोटू रहे। यू गॉट द एटीट्यूड? ये सेंस क्लियर है आपकी? दिस इज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग। वेस्ट बंगाल में जितने भी कोर्ट्स हैं, छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं भाई, डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, जो भी हो कोर्ट्स, वो कोर्ट्स के नामों में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं, सब कैलकाटा हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। तो कैलकाटा हाई कोर्ट में अगर कोई डिसीजन हुई है पास्ट में, वैसी सिमिलर अगर भाई सिचुएशन अराइज करती है, तो वो जो प्रेसिडेंट है उसको वेल एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ मानकर स्पीडीली अभी छोटे कोर्ट्स वो केस डिसाइड कर देंगे। आप समझे? मान लीजिए केस डिसाइड हुआ था 1990 में और आज 2014 है, 24 साल बीत गए, जमाना बहुत बदल गया है। आज हमारे छोटे कोर्ट में केस आता है तो मेरे को जज को बोलना पड़ेगा, जज साहब ये होगा उस जमाने का केस, जज साहब तब में और अब में बहुत डिफरेंस आ गया है, सोसाइटी बदल गई है जज साहब, आप पुराना भाई वेल एस्टैब्लिश रूल मानकर अभी सिमिलर केस कैसे डिसाइड कर सकते हैं? लोगों का सोचने का तरीका बदल गया है। जज साहब मत करिए, आप अगर ऐसा करेंगे तो फिर मुझे हायर कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी, प्लीज जज साहब। तो ये सब बातें भी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो वेल एस्टैब्लिश रूल है आज उसी के बेसिस पर डिसीजन हो ही जाएगा। मे बी उसका वकील बड़ा कन्विंसिंग हो। वो छोटा कोर्ट का जज क्या बोल रहा है? बोला नहीं नहीं नहीं, बड़े कोर्ट ने भाई डिसीजन दिया, मैं तो ऐसे ही दूंगा, तेरे को करना तू जाकर बड़े कोर्ट में अपील कर। छोटा कोर्ट डिसीजन दे देता पुराने के बेसिस पे, फिर आप दोबारा भाई उधर केस फाइल करिए। आप समझ रहे हैं? अपील टू हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भाई कोई वर्डिक्ट दिया है तो वो प्रेसिडेंट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया, सबको मानना पड़ेगा। चलिए एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए ना, ये सब हम इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं ज्यादा लिखूंगा भी नहीं, मैं शॉर्ट में ही लिख दूंगा, बट आपका जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए ये जो 2003 में केस हुआ था, ये कोलकाता हाई कोर्ट में नहीं हुआ था, कटक हाई कोर्ट में हुआ था। कटक बोले तो ओडिशा। अब कटक हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में कलकत्ते के छोटे कोर्ट नहीं आते। तो अगर भाई आज जस्टिस चौधरी डिसीजन लेना चाहें तो इस कोर्ट की डिसीजन को एज एन इंस्पिरेशन ले सकते हैं, मानने के लिए वो कंपेल नहीं किए जा सकते। यू कांट फोर्स हिम, छोटू जस्टिस चौधरी छोटा कोर्ट तेरे को मानना पड़ेगा जो कटक हाई कोर्ट ने बोला। नहीं, यही बात कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोली होती तो माननी पड़ती। समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा हो गया और डिस्कशन नहीं करना है। लिखना जितना भाई आपके काम का भाई लिखूंगा, बट मैंने डिस्कशन लगभग पूरा कर दिया, जितना भी भाई उधर एक लीगल स्टूडेंट को भी जरूरत होती है। आप डिस्कस्ड। तो मैं आपके लिए एक बार दोबारा पढ़ दूं। Decisions given in previous cases on the basis of which present similar cases are decided.
आपके लिए लिख रहा हूं, precedents may be compulsory, rule of law in certain situations, or may be just inspirational in nature. हाँ ठीक है, उससे एक आइडिया ले लिया। कंपल्सरी कब होंगे? जब हमारे ही भाई उधर, हम जिनकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है, हम लोग जो आते हैं, उन्होंने, उन कोर्ट्स ने, हायर कोर्ट्स ने डिसाइड किया। जैसे वेस्ट बंगाल में वो जो केस है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया हो या सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया हो, तो फिर सभी को मानना पड़ेगा। ठीक है जी। तो प्रेसिडेंट्स are taken as well established rule of law for giving speedy verdicts. याद रखिएगा, कहीं पे भी लॉ नहीं बना हो। जैसे भाई मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए साल 1998 है, साइबर लॉज डेवलप नहीं हुए थे, तो 1998 में किसी ने क्या किया, इंटरनेट के थ्रू किसी के बैंक अकाउंट से पैसा निकालकर भाई उधर गायब हो गया। तो साइबर लॉस तो बने नहीं थे, कोई स्पेसिफिक सेक्शंस भी नहीं थे, तो क्या भाई 95 में भी हुए थे ऐसे धोखाधड़ी के केसेस। वहां पे कोर्ट ने भाई एक रूल बना दिया था, केस में डिसीजन दिया था, उसी के बेसिस पे सब्सीक्वेंट केसेस में डिसीजन दे दिया गया। तो जहां पे स्टैट्यूट्स नहीं होते हैं, वहां पे प्रेसिडेंट्स जो है भाई उधर बड़ा अच्छा काम, प्रेसिडेंट्स बहुत अच्छा काम करते थे, उन्हीं की मदद से भाई उधर केसेस के डिसीजन हो जाते। हाँ, जब सोसाइटी भाई उधर देखती है यार ये तो रोज का ही हो गया है, इस तरह की हरकतें तो बार बार ही हो रही हैं, तो फिर वो स्टैट्यूट्स बनने चालू हो जाते हैं। पार्लियामेंट में भाई उधर वो एक्ट जो है फॉर्मुलेट होता है, तो फिर प्रेसिडेंट की फिर जरूरत ही नहीं होती। तो जहां जहां भी स्टैट्यूट्स नहीं है, वहां प्रेसिडेंट्स जो हैं वो डेफिशिएंसीज जो हैं, गैप्स जो हैं, उनको अच्छे से पूरा कर देते हैं। क्लियर? हटा रहा हूं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट्स की बातें हो गई, इधर उधर की भी बीच में बातें कर ली, आगे चलते। नेक्स्ट, नंबर 3, another source of law which used to be very popular earlier, now it is losing its importance. क्यों? क्योंकि ये जितने भी भाई यहां से रूल्स वगैरह इमर्ज किए थे, उन सब के स्टैट्यूट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। तो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ इंडिया में क्या है? स्टैट्यूट्स। कस्टम्स सोर्स ऑफ लॉ हुआ करता था। तो सर ये क्या है? यार ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपकी जो किताब खरीदोगे आप, उसका नाम क्या है भाई? मर्केंटाइल लॉ बाय क्या जी? एनडी कपूर। ये किताब खरीदनी। मैं आपको अकाउंट्स में, मैथ्स में, इको में कोई किताब खरीदने को नहीं बोल, जितना उन किताबों में है प्लस उसके अलावा मेरे क्लास नोट्स, तो मतलब आप दिग्गज बन जाएंगे। प्रैक्टिकल्स और इकोनॉमिक्स जितना आपके उधर मैथ में है, प्लस जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आप तो दिग्गज बन जाएंगे, अगर आप उतनी पढ़ने की ताकत रखते हैं। लोग उतनी भी पढ़ने की ताकत नहीं रखते। बट लॉ आपका स्टडी मैट इनसफिशिएंट है, उसमें कुछ कमियां हैं। आपको एक बुक खरीदनी पड़ेगी, मर्केंटाइल लॉ बाय एनडी कपूर। मोटी सी बुक है भाई, आगे भी फ्यूचर में भी काम आएगी। नया एडिशन ले लीजिएगा। हाँ, जरूरी नहीं नया एडिशन, कहीं से मुफ्त में मिल रही है तो 10 साल पुरानी भी चलेगी, हमारे काम चल जाएगी।
ये मर्केंटाइल लॉ बना कहां से वर्ड? इट केम आउट फ्रॉम द वर्ड मर्चेंट। ये मर्चेंट का क्या फंडा है? देखिए, मुझे पता नहीं, आपको बताना चाहता हूं, ये जो यूरोप के लोग थे ना, ये लोग बड़े बहादुर लोग थे। इनको समुद्र से डर नहीं लगता। वो जैसे हमारे इंडिया में बोलते हैं ना, मैं निकला गड्डी लेके, ये लोग जहाज लेके निकल जाते थे। खाने पीने का सामान डाला, बोला चल खोज खाज के आते हैं, जरा कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। ऐसा एटीट्यूड था। तो जो ट्रेडिंग हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम समझ लीजिए 12th सेंचुरी से लेकर भाई 19th सेंचुरी तक, 90 क्या 20 अर्ली 20th सेंचुरी तक, इसमें यूरोपियंस, वो भाई यूके वाले, फ्रांस वाले, पोर्टुगीज, स्पेनियर्स, ये सब बड़े एक्टिव लोग थे। और इन लोगों की कंट्रीज में कुछ ज्यादा बनता या उगता नहीं था। इनकी कंट्रीज में ज्यादा क्या मिलता था? गोल्ड। और क्या मिलता था इनकी कंट्रीज में? मेटल्स। मेटल्स जो दूसरे हैं, उसके वेपन्स वगैरह वगैरह। और क्या? ग्लास की इनकी टेक्नोलॉजी कमाल की थी। ये रंग बिरंगे ग्लास, लाल रंग का, पीले रंग का, नीले रंग का, ये सब इनके यहाँ भाई उधर 8th 9th सेंचुरी एडी से बनता था। इनकी ग्लास की भट्टियां ब्यूटीफुल ग्लास आर्टिकल प्रोड्यूस करती। हम लोग इंडियन देखते थे ना, बावले हो जाते थे। महाराज लोग बावले हो जाते थे भाई। 1300 1400 सेंचुरी, अरे क्या ग्लास लाया भाई, ला ला मैं अपने महल की खिड़कियों में लगाऊंगा। अब राजस्थान चले जाइए, कोई भी पैलेस, कोई भी आप भाई उधर फोर्ट विजिट कर लीजिए, वो आपको दिखाएगा ये ग्लास बेल्जियम से आया है। बोला फोर्ट कब बना? बोला 1625 में। बोला बेल्जियम का ग्लास है, ये फलानी जगह से आया है। और ये भाई उधर भाई साहब, इनको तो लगता है जैसे प्रोफेशनल कोर्स कर ही नहीं रहे भाई साहब। आप एक काम करिए भाई साहब, घर चले जाइए, घर चले जाइए, होगा नहीं आपसे। तो वो सब जो है सारी की सारी, मैं आपको ये बैकग्राउंड क्यों बता रहा हूं? बिकॉज मुझे ये बताना पड़ेगा व्हाई कस्टम्स नो मोर इम्पोर्टेंट, व्हाई स्टैट्यूट्स आर इम्पोर्टेंट। ये लोग क्या करते थे, जितनी आइटम्स लाते थे, गिनी चुनी इनकी 6-7 तरह की आइटम थी, उसमें सबसे ज्यादा इनकी पॉपुलर आइटम थी जो फ्रेजाइल होती थी, ब्रिटल होती थी, आसानी से टूट जाती थी। पुराने जमाने में पानी के जो जहाज है ना, जब चलते थे ना, तो बहुत शेक होते थे, डूबते भी बहुत थे। और जहाज में आप अगर होल्ड में सामान रखो और कांच का हो तो टूटने के भाई भरपूर चांसेस होते थे। इमेजिन करिए, आप ग्लास का सामान लेके जा रहे हैं, सोच रहे हैं इंडिया जाएंगे, इंडिया में सिल्क, मसाले वगैरह सब लेकर अच्छी अच्छी चीजें वापस अपनी कंट्री आएंगे, ट्रेडिंग करेंगे। अब रास्ते में आपका सामान टूट जाए, तो इनका पैकिंग का बड़ा सिस्टम हुआ करता था। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इनकी जो ग्लास की आइटम्स होती थी ना, उसमें वो लोग क्या करते थे, ग्लास आइटम में ग्रास का या दूसरे सॉफ्ट मटेरियल का कुशन वगैरह देकर पैकिंग करते थे। कुशन, आज भी तो ग्लास की पैकिंग वैसी ही होती है, सॉफ्ट मटेरियल डालते हैं, कुशनिंग करते हैं ताकि टूटे नहीं, ट्रांसपोर्टेशन। और उसमें एक ऐसा एरो बना दिया जाता था, ऐसा, ये देखिए ऐसा। क्यों? क्योंकि कुली जो उस पेटी को उठाएगा, उसको कोशिश करके पेटी की ये साइड को अप रखना है। इसका मतलब क्या होता है, दिस साइड अप। देखा होगा आपने, फ्रेजाइल आइटम्स में लिखा होता है बॉक्सेस पर। तो ये जो प्रथा थी, प्रैक्टिस थी, ये इन्होंने जो 300 400 500 साल तक ट्रेड किया, उसमें कस्टम डेवलप कर लिया, कस्टम डेवलप कर लिया। अब क्या हुआ भाई, समझ लीजिए आज 1750 है, आप यूरोप से एक पेटी लाए,
मैं इंडिया में बैठा हुआ यूरोपियन ट्रेडर हूं। कौन हूं मैं? चंदन नगर में हूं, चंदन नगर, कलकत्ते के 30 किलोमीटर करीब है चंदन नगर। कौन हूं मैं? फ्रेंचमैन हूं भाई। तो आई पेटी, तो मैंने पेटी की डिलीवरी लेने से मना कर दिया। उसने बोला क्यों भाई, डिलीवरी क्यों नहीं ले रहा है? मैंने बोला ये एरो नहीं है आप। उसने बोला तो? मैंने बोला भाई एरो नहीं है मतलब रास्ते में कुली वगैरह ने पेटी रखते वक्त ध्यान नहीं रखा होगा कौन सी साइड अप कौन सी साइड डाउन, तो अंदर की चीज के या तो टूट गई होगी या जल्दी से टूट जाएगी, मैं खतरा नहीं लूंगा, मेरे को नहीं लेना वहां। तो अगर वहां पर भाई झगड़ा हो और मामला भाई उधर डिसाइड करने के लिए किसी के पास जाए, तो जो अथॉरिटी मुझको फेवर करेगी, बोलेगी हाँ कस्टम फॉलो नहीं हुआ भाई, बोला ये ठीक बोल रहा है। आज क्या है, आज की डेट में ये कस्टम नहीं है, इस पर हम लॉ बना चुके हैं कि पैकेजिंग पर लॉ है इंडिया में। वो लॉ क्या बोलता है कि आप अगर फ्रेजाइल आइटम का ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो कुली लोग पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, उनको भाई उधर लैंग्वेज पढ़ना नहीं आता, बट अगर आप एक पिक्चर बना दो या कोई पिक्टोग्राम बना दो या कोई भाई उधर सिंबल सेट कर दो, तो वो लोग फिर उसको रखते वक्त उल्टा नहीं रखते हैं, इस चीज का ख्याल रखते हैं। तो अब वो लॉ है, पहले क्या था कस्टम, अब लॉ बन गया। तो कस्टम का इंपॉर्टेंस पहले बहुत होता था कि जो पॉपुलर प्रैक्टिसेस होती थी उनके बेसिस पे डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाता था। जैसे एक एग्जांपल, मान लीजिए आज 1650 एडी है, इन्होंने मुझे पेमेंट आज के दिन करनी थी, नहीं की, 1 महीने का टाइम लिया था, पेमेंट नहीं की। तो कस्टम क्या था कि मैं इनको 3 दिन ग्रेस के और दूंगा, दयावश 3 दिन और दूंगा, और वो 3 दिन के अंदर इनको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये देखिए भाई साहब, ये सब का मतलब है आदमी सोने की तैयारी कर रहा है, ऐसे ठुड्डी पे हाथ, ये सब इंडिकेशन है कि आप इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है। मजे की बात क्या मालूम है, आप इतनी मेहनत कर लीजिए, 7-8 क्लासेस के बाद स्टूडेंट को पहली क्लास का कुछ पूछिए, उसकी हवा सरक जाएगी। एंड देन पीपल से कि भाई उधर सर आप जितना एफर्ट करते हैं कोई पागल करता है, मैं जितना एफर्ट करता हूं ना, अगर आप उसके बराबर कर लेना, आपका स्कोर 180 के नीचे नहीं आएगा किसी का। आपका और मेरा फ्रीक्वेंसी मैच क्यों नहीं करता है? बिकॉज आपको एवरेज लोगों से पढ़ने की आदत पड़ी हुई है, जो कम पढ़ाते हैं और आपका काम चल जाता है। आप एवरेज हैं, एवरेज बने रहते हैं। एवरेज से ऊपर उठने की कोशिश करिए, बिलीव इन एक्सीलेंस। 200 का टारगेट करेंगे तो 180 आएगा, अगर 120, 130, 140 का टारगेट करेंगे तो 88-90 में आके लुढ़क जाएंगे। 200 का टारगेट करिए, इतना अलर्टनेस लेकर आइए, यू ऑल आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। आपका जो मेंटल फ्रेमवर्क है वो ऐसा होना चाहिए कि ये आदमी जो जो बोलेगा हम सब एब्जॉर्ब करेगा। ये जो नींद, भूख, प्यास, तकलीफ, देह का दर्द, मन का दर्द, हाँ, और जो सब उधर जो सुविचार और कुविचार जो दिमाग में चल रहे होते हैं वो सब साइड कर दीजिए। तो 3 दिन ग्रेस वाला जो फंडा है, अगर ये 3 दिन के अंदर भी पेमेंट नहीं करेगा तो भाई फिर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता था उस जमाने में। क्या हुआ, अब उसका इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में प्रोविजन बन गई कि भाई जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उनमें 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर दिए जाएंगे। तो कस्टम्स वो पॉपुलर मर्चेंट्स की प्रैक्टिस थी जो सालों से, एंशिएंट टाइम से, 200 साल 300 साल से भाई उधर पॉपुलर प्रैक्टिसेस चली आ रही थी। अब वो सब की सब स्टैट्यूट्स में कन्वर्ट हो गई। तो हमारे जो लॉ को जो हमारे चैप्टर्स हैं भाई उधर कोर्ट्स में, कॉन्ट्रैक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, वगैरह वगैरह वगैरह, इन सबको मर्केंटाइल लॉ क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये सारे जो अभी स्टैट्यूट्स हम देख रहे हैं, रूल्स के फॉर्म में देख रहे हैं, सेक्शंस के फॉर्म में देख रहे हैं, ये मर्चेंट्स के कस्टम्स हुआ करते थे। अब नहीं है, अब कस्टम्स कन्वर्ट हो गए स्टैट्यूट्स में। कुछ समझ रहे हैं? हटा रहा हूं उसे।
सर ये बकवास इधर उधर की नहीं चाहिए, क्लास नोट्स में हमें एकदम क्लैरिटी चाहिए। पॉपुलर मर्चेंट प्रैक्टिसेस, prevalent means existing, prevailing। सर prevailing में तो आई भी आता है, prevalent में आई नहीं आता है। existing from large number of years, usually more than 250 years से ज्यादा भाई चली आ रही प्रैक्टिसेस। इनका क्या भाई, ऑलमोस्ट all customs have been converted to statutes। बस इतना बोलने से ही आपको सब कुछ याद आ जाएगा क्लास में क्या हुआ। आपकी मेमोरी के लिए क्लास आइटम ये देखिए ऐसा बना दिया, आपको एग्जाम्पल मेरा याद आ गया। और एग्जाम्पल 3 days ऑफ ग्रेस, ये सब कस्टम्स हुआ करते थे अभी स्टैट्यूट्स में। तो कस्टम यूज्ड टू बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ लॉ। अनदर सोर्स ऑफ लॉ इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। कोई बताएगा मुझे व्हाट इज इक्विटी? आप बोले भाई साहब, पता आपको? नहीं, आप भाई साहब इक्विटी के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल्स, नहीं, ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कुछ पता है? नहीं, ओके, कोई बात नहीं, सीखिए। ये वर्ड जो इक्विटी है ना, it comes from the word equality। What is the principle of equity? If one gets something in an unjustified manner, अगर किसी को कुछ मिल जाए जो उसका नहीं है, unjustified manner में, if one gets something in an unjustified manner, then he must return the same or compensate for it। जो आपका नहीं है वो आपके पास रहना नहीं चाहिए। आपका नहीं है ना, रिटर्न कर दो या उसके लिए कुछ कंपनसेट कर दो। मतलब नो वन इज अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ herself at expense of other। इनको ना भाई साहब को रास्ते में मॉल में बैठे थे, बगल में हाथ रखा तो देखा भाई उधर एक स्ट्रॉबेरी की छोटी सी वेरी गुड क्वालिटी स्ट्रॉबेरी पेटी पड़ी हुई है, डब्बा पड़ा हुआ है स्ट्रॉबेरी। मार्केट प्राइस है डब्बे का 450 रुपये, 450 रुपीज। इनके बगल में पड़ा था, डब्बा देखा, इधर उधर देखा, लोगों को आवाज लगाई, बोला किसका है किसका है? नहीं, खोला, उठाकर खाने लग गए, खा लिया। बैठे बैठे लोगों को देख रहे हैं, आधे घंटे में भाई स्ट्रॉबेरी का डब्बा खत्म। इतने बीच में ओनर आ गया खोजता हुआ, बोला मैंने तो भाई आपको खोजने की कोशिश की थी, आप थे नहीं तो मैंने खा लिया।
किसी के पेट में गया, आपका क्या गया? बोला नहीं, यू हैव टेकन अ बेनिफिट इन एन अनजस्टिफाइड मैनर। जो चीज आपकी नहीं थी, आपने उसको एंजॉय किया एट द एक्सपेंस ऑफ अदर पर्सन। या तो वैसा स्ट्रॉबेरी का डब्बा उनको खरीद के दीजिए, नहीं देते हैं तो उसका प्राइस दीजिए। बराबर बात बराबर की रहनी चाहिए। तुमको अनजस्टिफाइड वे में बेनिफिट मिला ना, रिटर्न करो या कंपनसेट करो उसके। यही इक्विटी है, यही इक्वालिटी है, यही जस्टिस है, रीजनेबिलिटी है। नो वन इज अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ एट एक्सपेंस ऑफ अदर। If a benefit has accrued unjustifiably, spelling देखिएगा, unjustifiably, the same must be returned, restored, or compensation shall be made for it. भाई जो ऊपर लिखा, कोई नई चीज नहीं लिख रहा हूं, shall be made for it। इसके लिए we use a term called restitution। ये लीगल टर्म हम यूज करते हैं। जो आपका नहीं है रिटर्न कर दो, किसी और का है और आपके पास पड़ा है, रिटर्न करो या कंपनसेट करो। यही प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, इसी को रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। रिटर्न बैक जो आपका नहीं, रिटर्न बैक। आर वी कूल गाइस? इक्विटी is combination of three things: sense of, number one, justice; reasonability। सो जाए आदमी तो लाइक क्या है यार, उधर कोई इंटरेस्टिंग चीज हो तो लाइफ में मजा आए। देख उस्ताद, तेरे को आता जाता कुछ नहीं है, बट फिर भी जो तेरे तेवर है ना, वो जीवन का रस ही खोजते हैं। तो जीवन का रस खोजना है तो जाके सिनेमा हॉल में बैठना, इधर क्या करना है? I'll try to make it as interesting as possible, but we can't do बकवास। ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं ना, इन सब पर 1000 एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकता हूं और आपको लगेगा वाह यार मजा आ गया। ये मजा नहीं है, सीखना है, लर्न करना है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स: सेंस ऑफ जस्टिस, रीजनेबिलिटी एंड काइंडनेस। कोई भी कोर्ट जब डिसीजन दे रहा होता तो सबसे पहले देखेगा कोई स्टैट्यूट है। मान लीजिए कोई लॉ बना ही नहीं, फिर जज क्या देखेगा कि भाई कोई कस्टम वस्टम है क्या। लॉ क्या देखेगा, भाई ऐसा कोई पीछे केस डिसाइड हुआ। मान लीजिए ना, तो भाई एक नई सिचुएशन है तो कस्टम होने का सवाल ही नहीं है। ऐसा कोई केस भाई अराइज किया ही नहीं था पास्ट में, नॉवल सिचुएशन है, नई। सर नॉवल मतलब उपन्यास नहीं, नॉवल का मतलब नया भी होता है। स्टैट्यूट भी नहीं है तो अब डिसीजन कैसे देगा? जज वेट करेगा, पार्टी को बोलेगा भाई ठहर जा, 10-12 साल में लॉ बन जाएगा तब डिसीजन देगा। ऐसा नहीं होता। ही हैज टू डिसाइड अ केस। तो क्या करेगा? दोनों पार्टीज की बात सुनेगा ध्यान से, समझेगा भाई किसको अनजस्टिफाइड वे में बेनिफिट मिला है, किसको नुकसान हो रहा है, और वो इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ध्यान में रखते हुए कि जस्टिस हो जाए, रीजनेबिलिटी का ख्याल रखा जाए और दया भाव का ख्याल रखते हुए भाई उधर डिसीजन दिया जाए। सर ये दया भाव का मतलब क्या? आइए मैं दया भाव का मतलब समझाता हूं। आइए
वाई दिस? मान लीजिए मैंने कुछ गलत काम किया, चलिए मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं जिसपे स्टैट्यूट एग्जिस्ट करता है। मैंने क्या किया भाई, मैं गाड़ी चला रहा था और मैंने मिस्टर एक्स से इनको उड़ा दिया। मैं नशे में था? नहीं, नशे में नहीं था, और इनको मैंने टक्कर मार दी। मुझे पनिशमेंट मिलेगी? हाँ जी मिलेगी। कितनी मिलेगी? कम मिलेगी। बट यही अगर मैं शराब पीकर गाड़ी चला रहा हूं और मैंने किसी को उड़ा दिया, तो भाई मेरे इंटेंशन को गलत माना जाएगा, बिकॉज शराब पी के गाड़ी चलाना अलाउड नहीं है लॉ के हिसाब से। तो यहां पे मेरी पनिशमेंट ज्यादा होगी। और अगर कोई प्रूफ कर दे कि मैंने प्लान बनाकर कोल्ड ब्लडेड मैनर में मिस्टर जेड को मरवा दिया या मार दिया, तो मेरी सजा और ह्यूज होगी। तो कभी भी वर्डिक्ट्स कोर्ट देते वक्त इस चीज का ख्याल रखते हैं कि व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन विच कोई एक्शन या कोई भाई उधर जो है इवेंट ऑकर कर रहा है, उसके बेसिस पर डिसीजन देते हैं। आपको लगता नहीं है कि आपको बताने की जरूरत नहीं, तो कॉमन सेंस है। तो जजेस कंपैशनेट होते हैं, काइंड होते हैं। वो समझते हैं कि किसी भी काम को करने के वक्त पार्टीज की जो मंशा है, मंशा इंटेंट, वो कैसी थी। देयर इज अ टर्म जो हम आगे लॉ में यूज किया करेंगे, चाचा देखिएगा। इंग्लिश में मैन इज सिंगुलर वर्ड, men is plural. In English, is there any word like men's? तो ये क्या है? इंग्लिश नहीं है। What is this? Latin. सर अब लैटिन सिखाएंगे। लॉ में 25 to 30 लैटिन फ्रेजेस आपके सामने आएंगे। अब 25 to 30 में अगर आपको 10 भी याद है, मतलब याद मतलब जब पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता हाँ यार इसका मतलब तो ये है, काफी है। मैं सिखाऊंगा 25-30 कम से कम। दिस इज वन ऑफ दैम, मेंस रिया, दैट इज इंटेंशन ऑफ पार्टीज। भाई अ कोर्ट tries to understand the circumstances under which some wrong occurred. It tries to एलिसिट, एलिसिट का मतलब निकालेगा, निकालना, फाइंड आउट। इट ट्राइज टू एलिसिट द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, देयर इंटेंशंस। समझ की बात है जी। Their intention by constructing events। कैसे? पार्टी को 4 क्वेश्चन पूछेगा कोर्ट, विटनेसेस को क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा कैसा बिहेव किया उसका? ओह सलमान खान आया था रेस्टोरेंट में, पब में, हाँ कितने लोगों के साथ आया था? सीधा चल रहा था, सीधा लड़खड़ा रहा था। अच्छा लग रहा था पहले से पी हुई है। अच्छा क्या ऑर्डर किया? बिल बताओ, कौन सी ड्रिंक ऑर्डर की, क्या क्वांटिटी ऑर्डर की? आप समझ रहे हैं ये सब क्या कर रहा है कि भाई वो एक्सीडेंट जो किया उसने, उसके पहले भाई क्या पोजीशन थी उसकी। अच्छा वहां पे झगड़ा हुआ था किसी के साथ, ओह मूड खराब था, ओके
चलने की हालत में नहीं था। मतलब इतने क्वेश्चंस पूछेगा और इट वुड ट्राई टू कंस्ट्रक्ट कि व्हाट हैड हैपेंड, फिर अपनी डिसीजन देने की कोशिश करेगा। अब उसमें क्या करते हैं लोग, किसी ने भाई देखा था बहुत नशे की धुत हालत में था, वो पहले स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई नशे की धुत हालत में था वेटर, फिर सलमान खान ने उसको बुला लिया, बोला भाई देख बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, सब मिलेगा। वो विटनेस हॉस्टाइल हो जाता, बोला नहीं नहीं एकदम ठीक था। बोला भी कुछ दिन पहले तो बोल रहा था नशे की हालत में था, वोडका ऑर्डर किया था। बोला नहीं नहीं खाली पेप्सी ऑर्डर किया था। यू सी व्हाट हैपेंस, you should understand when you're reading news, you should understand witnesses often turn hostile. Why court take so much time? Because उसको डर होता है यार कि किसी को गलत जो है फैसला जो है गलती से नहीं सुना दिया जाए, तो कोर्ट की कोशिश रहती है कि भाई जरा समझ ले, सारे इवेंट्स को कंस्ट्रक्ट कर ले। तो कभी भी आपको लॉ पढ़ते वक्त मिले कि कोर्ट कंस्ट्रक्ट्स, तो कोर्ट कोई बिल्डिंग बनाने नहीं बैठ रहा है भाई, कोर्ट पूछ कर पता कर रहा है कि पार्टीज का इंटेंशन क्या था, कंडक्ट क्या था, किन सर्कमस्टांसेस में कुछ गलत हुआ है, ताकि वर्डिक्ट सुनाते वक्त कंपैशन का ख्याल रख सके कि इसके साथ दया दिखानी है कि नहीं दिखानी है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, मेंस रिया। कुछ समझ आ रहा है? कुछ बत्तियां बत्तियां थोड़ी बहुत जलनी चालू हुई है, कुछ पता नहीं। कंस्ट्रक्टिंग इवेंट्स, ओके जी, मेंस रिया, ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इसी के अंदर चल रहा है जी सब कुछ। वर्ड है जी क्वासी, लाइक समथिंग। क्वासी का मतलब है सिमिलर टू। हिंदी में आपको कोई पूछे क्यों भाई तेरी दोस्ती कैसी है, कैसी होता, हाउ, कैसी, जवाब क्या होता है? ऐसी है जी, लाइक दिस। सो मैं तो जानबूझ के राइमिंग करा रहा हूं। वो जो क्वासी वर्ड है उससे कैसी याद रखिए, कैसी मतलब लाइक दिस, सिमिलर टू समथिंग। जैसे फॉर इंस्टेंस भाई मेरी शक्ल मान लीजिए भालू के जैसी है, तो बोला बेरी कैसा दिखता है भाई देखने, बोला क्वासी बेयर है, बेयर के जैसा है। बोला नहीं यार उसकी शक्ल बंदर के जैसी है, क्वासी मंकी, लाइक मंकी। विल कम अक्रॉस टर्म क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। व्हाट इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, it's something which is very similar to contract. So if I ever use term quasi contract, it means similar to a contract, like a contract. सर ये आप क्यों बता रहे हैं? अब बताता हूं जी, बताता हूं, रुक जाइए। देखिए भाई साहब, मैं आपसे मिला, ये मेरे पास कुछ गुड्स हैं, मैंने बोला भाई मैं इसको बेचना चाहता हूँ 3000 में, खरीदोगे क्या? ऑफर दिया आपको, ऑफर। आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, एग्रीमेंट बन गया जी, मे बी ओरल मे बी रिटर्न। क्या बन गया जी? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और अगर नहीं निभाया तो सामने वाला जिसको वादा टूटने का अफसोस है, शिकायत है, ग्रीवेंस है, वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट को जाकर बताएगा कि जज साहब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना था, ऐसा प्रॉमिस फॉर्म हुआ था, ऐसा वायदा हुआ था, पूरा नहीं हुआ है, न्याय दिलवाइए। और कोर्ट तब एग्रीव पार्टी की मदद करेगा, इंटरफेयर करेगा उनके मामले में, बोलेगा हाँ जी हम मदद करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मेरे पास मोटोरोला का एक हैंडसेट है, नया एकदम,
उसका मार्केट प्राइस 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज। और अभी सुनने में यह आ रहा है कि प्राइस और बढ़ जाएगा। अभी लोग जाग गए, मोबाइल का नाम लिया तो जाग गए कई लोग, सोते हुए लोग भी जाग रहे हैं। 15,000 रुपीज का मोबाइल सेट मार्केट में अवेलेबल है। मालूम पड़ा कि इसकी शॉर्टेज होने वाली है और भाई उधर भाव भी इसका बढ़ने वाला है। ठीक है जी, मैंने आपके साथ एक सौदा किया, मैंने ऑफर दिया, बोला मैं ये 12,000 में तेरे को दे दूंगा। ऑफर दिया, खरीदेगा? आपने बोला हाँ खरीदूंगा। एक्सेप्टेंस हो गया। एक ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता ना, वो प्रॉमिस हो जाता है। हम लिखेंगे सब चीजों को, टेक्निकली लिखेंगे, एग्रीमेंट बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। रिटर्न में है, मान लीजिए प्रूफ भी है हमारे पास, ओरल में भी प्रूफ हो सकता है। तो उसके बाद मैंने आपको वो दिया नहीं। आपने पूछा क्या हुआ, मैंने बोला अब नहीं दूंगा। तो अभी आप अगर बाजार से खरीदने जाते हो, अभी वो मार्केट में 20,000 का मिलता है। तो आपने कोर्ट में जाके कंप्लेन की कि मेरी हैंडसेट देने वाला था, दिया नहीं, अब अगर मैं बाजार से खरीदूंगा तो 20 में मिलेगा। तो कोर्ट आपके सर पर हाथ फेरेगा, बोला तू हमारी शरण में आया है, तेरा कॉन्ट्रैक्ट था, तेरा लीगल रिलेशनशिप बना था बेरी के साथ, बेरी का बच्चा तेरे को नहीं दे रहा है, घबरा मत, तेरे को हम उस पोजीशन में डाल देंगे जिसमें तू होता अगर बेरी ने तुझे वो फोन दिया होता। कोर्ट मुझे बुलाएगा और बुलाकर बोलेगा क्यों भाई, ये प्रूफ दिखाया इसने, ऐसा ऐसा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्यों नहीं दे रहा तू उसको कुछ? मैं बोला जज साहब मैं नहीं दूंगा, मैं किसी और को दूंगा। तो जज बोलता फिर एक काम कर, सामने वाले को डैमेजेस पे कर। डैमेजेस का मतलब क्या होता है? आपको उस मॉनेटरी पोजीशन में डाल देना जिसमें आप होते अगर परफॉर्मेंस हो गया होता। अगर परफॉर्मेंस हो गया होता तो आपको हैंडसेट 12,000 में मिल गया होता। तो अभी कोर्ट मुझे क्या बोलेगा, बोलेगा बेरी के बच्चे, वो बाजार से खरीद सकता है, उसको 20,000 में आएगा, तो एक काम कर 8,000 का डैमेजेस दे सामने वाले को। और आपको बोलेगा अरे बच्चे तेरे को 8,000 मिल गया ना, 12,000 तो देने ही वाला था, चल डालकर बाजार से खरीद। हो गया ना बात बराबर? उसी पोजीशन में डाल दिया जिसमें होता अगर परफॉर्मेंस हो गया होता। तो कॉन्ट्रैक्ट्स क्या करते हैं, वो पार्टीज के बीच में एक ऐसी लीगल रिलेशनशिप पैदा कर देते हैं कि पार्टीज को अपने वायदे को पूरा करना ही पड़ता है, और अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो कोर्ट की मदद से उसको पूरा कराया जाता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, उनमें कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ होता है, कोई प्रॉमिस नहीं हुआ होता है, एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसमें पार्टीज का लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में तो बातचीत करके होता ना, ऑफर से, एक्सेप्टेंस से, एग्रीमेंट से। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में अपने आप हो जाता है। स्ट्रॉबेरी वाले केस में क्या हुआ था? हाँ जी, मैंने पूछ के गई थी स्ट्रॉबेरी, नहीं, ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ था, प्रॉमिस हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, नहीं, मैंने खा ली थी। अब खा ली थी तो मैंने तो अनजस्टिफाइड वे में बेनिफिट लिया, आई शुड पे फॉर इट। तो मेरा स्ट्रॉबेरी के मालिक के साथ लीगल रिलेशनशिप डेवलप हो गया बिना बातचीत किए, मुझे तो पता भी नहीं ओनर कौन है, बट उसके साथ लीगल रिलेशनशिप पैदा हो गया, उसको मिले बिना मेरा उसके साथ लीगल रिलेशनशिप बन गया। तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट जैसी तो सिचुएशन बन गई। अब अगर मैं पैसे नहीं दूं तो आदमी कोर्ट में जाएगा। कैसे जाएगा मैं आपको बताता हूं। भाई सिक्योरिटी को बुला लिया आपने, हल्ला मचा दिया वहां पर, बोला बेरी मेरे स्ट्रॉबेरी का डब्बा खा गया, सिक्योरिटी वगैरह भाई उधर आ गई, ये दोस्त थे, इन्होंने पूरे भाई मामले का वीडियो शूटिंग कर लिया। बोला नहीं तेरे से तो पैसे मैं लेकर छोड़ूंगा। ये भाई साहब कोर्ट में चले गए, स्ट्रॉबेरी के डब्बे के मालिक कोर्ट में जाके बोलते हैं जज साहब मैंने 450 रुपए दिलवाइए, ये देखिए प्रूफ, ये हुआ था, और ये देखिए मॉल में वैसा वैसी हो रही है, मुझे बुलाया गया, बोला ऐसा ऐसा हुआ था, मैं बोला हाँ जज साहब हुआ था, दिख ही रहे प्रूफ मेरे खाते हुए, स्ट्रॉबेरी खाते हुए का नहीं है, वो जो बवाल वहां पे क्रिएट हो गया उसका भाई उधर हाँ कि ऐसी घटना घटी थी।
सिक्योरिटी को बुलाया कोर्ट ने, उससे बोला हाँ ऐसा हुआ, तो कोर्ट मुझे ऑर्डर देगा, ओए बदतमीज, अनजस्टिफाइड वे में तुम बेनिफिट लिया, 450 रुपया स्ट्रॉबेरी का वो डब्बा का वापस कर, प्लस ये सामने वाले को तेरी बदतमीजी के कारण केस लड़ने में 5000 रुपए का खर्चा करना पड़ा वकील वगैरह रखकर, वो भी तू ही कंपनसेट कर। तो 450 भी दिलवाएगा और 5000 जो केस लड़ने का खर्चा है वो भी दिलवाएगा कोर्ट। सर कोई जाता ही नहीं है। देखिए वो अलग बात है, मैं आपको लीगल पोजीशन बता रहा हूं। अब इस सिचुएशन में भाई उधर 450 के लिए कोई इंडिया में जाए नहीं जाए वो अलग बात है, इंडिया में लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, छोड़ यार हटा, क्या इतना झमेला करेगा। बट वही कोई पढ़ा लिखा आदमी हो या प्रिंसिपल वाला आदमी हो तो उसके दिमाग में आ सकता है यार जो मर्जी हो जाए, ऐसे बदतमीज लोगों को सबक सिखाना ही चाहिए, तो कोर्ट में जाए तो ये होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं आपको। सो मेरे को सिर्फ एक छोटी सी बात बतानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। भाई कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होता है, कोई बातचीत नहीं होती, उसके बावजूद लीगल रिलेशनशिप बन जाती है। तो आज की क्लास इस नोट पर मैं खत्म करना चाहूंगा। इस नोट पर मैंने थोड़ी बहुत वोकैबुलरी की है कि कभी भी कोई आपको बोले लीगल रिलेशनशिप बननी है तो लीगल रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट से भी बनती है, बातचीत ऑफर एक्सेप्टेंस से भी बनती है, और कुछ और ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें पार्टीज ने भले एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी हो, लीगल रिलेशनशिप पैदा हो जाती है। quasi contracts similar to contract, like a contract, by a situation resembling a contract, a situation where legal relationship, ये टर्म भाई आज की पूरे डिस्कशन का मेन इशू यही है कि लीगल रिलेशनशिप अगर दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में है तो तकलीफ होने में कोर्ट का दरवाजा खटकाने का परमिशन है और कोर्ट मदद करने के लिए आगे आता है। ये होता है लीगल रिलेशनशिप का मतलब। A situation where legal relationship is formed without any ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सिचुएशन से ही पैदा हो जाता। एग्जाम्पल, बेरी स्ट्रॉबेरी खा गया इन द मॉल, मॉल में बेरी हमारी स्ट्रॉबेरी खा गया, ये सिचुएशन याद रहेगा आपको, जितना किस्सा कहानी है उससे याद आ जाएगा। यहां पे इसको रोकना पड़ेगा।